क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्या कल तुम लोग को याद है पॉइंट बताया गया था, अगर रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट गैसियस है, तो दिए गए टोटल प्रेशर को हम कॉफिशिएंट के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। डू यू रिमेम्बर? और मैंने इसको कंसेप्चुअली भी समझाया था, आपको याद है? आंसर दोनों से सेम ही तो आ रहे थे। अब देखना था क्या सवाल है। सवाल है, ये बड़ा कुछ गड़बड़ करो तुम लोग, अरे निकालो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो और छोड़ो इसको, और छोड़ो बेटा। हाँ बस देखिए सवाल क्या है। एन अमाउंट ऑफ सॉलिड अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड इज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क ऑलरेडी कंटेन अमोनिया गैस at a certain temperature and 0.5 atmospheric pressure। सुनिएगा मेरी बात, जरा मेरी बात सुनिएगा, सामने देखिए, समझाने के लिए कैसे समझा रहे हैं आपको। बेटा एक फ्लास्क है, एक बर्तन है, क्या है? एक बर्तन है। इस बर्तन में अमोनिया गैस पड़ी हुई है और इस बर्तन में अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड पड़ा हुआ है, सॉलिड, ठीक। और इस समय इसका जो प्रेशर है वो 0.5 एटमॉस्फेयर है। बोलो कितना है? यार प्रेशर तो गैस का होता है, सॉलिड का तो होता नहीं है। इसका मतलब ये जो 0.5 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया गया है वो किसका दिया गया है? इनिशियल अमोनिया का दिया गया। बोलो हाँ या ना? ठीक ठीक, इतना हो गया। अब मैं सवाल को आगे पढ़ रहा हूं। क्या? अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिकम्पोज टू यील्ड ammonia and H2S gas in the flask. When the decomposition reaction reaches equilibrium, the total pressure becomes 0.84 atmosphere. Calculate Kp। देखिए हमने इस बर्तन को गर्म किया तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिकम्पोज कर गया अमोनिया गैस में और H2S गैस में। ध्यान समझना, सवाल दो पॉइंट का थोड़ा ध्यान देना। और इन्होंने बोला बर्तन का टोटल प्रेशर हो गया 0.84 एटमॉस्फेयर। बताइए केपी क्या होगा? अब देखना, तुम लोगों ने क्या किया, हर साल का सवाल है, हर साल बच्चे पूछते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अबे रिएक्टेंट सॉलिड है, प्रोडक्ट गैसियस है, अबे टोटल प्रेशर दिया है। पूर्वाल सर ने कहा था कि टोटल प्रेशर को कॉफिशिएंट के रेशियो में डिवाइड कर देना। तुम लोगों ने क्या किया मैं बताता हूं। तुम लोगों ने 0.84 के दो टुकड़े किए होंगे, प्रत्येक टुकड़ा आया होगा 0.42 का। तुमने एक पार्ट इसको दे दिया होगा और एक पार्ट इसको दे दिया होगा। बोलो हाँ या ना? और तुमने केपी बराबर लगा दिया होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, और आंसर मैच नहीं किया होगा। कैसे करेगा मैच? तुमने गलती करी हुई है। तुमने ये ध्यान नहीं दिया, ये जो हम लोग टोटल प्रेशर को कॉफिशिएंट के रेशियो में डिवाइड करते हैं, कब? जब वो प्रोडक्ट सिर्फ उसके टूटने से प्राप्त हो। तुमने ये दिमाग नहीं लगाया इस 0.84 में से 0.5 तो उस अमोनिया का प्रेशर है जो पहले से बर्तन में उपस्थित है, जो इसके टूटने से प्राप्त नहीं हो रही है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था? इस 0.84 में से 0.5 को माइनस करना चाहिए, तो तुम्हें वो प्रेशर मिलेगा जो इसके टूटने से प्राप्त गैसों के कारण होगा। तुम इसको कॉफिशिएंट के रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा प्रेशर इन गैसों के कारण नहीं है, दिस प्लस दैट गैस के कारण है। इसलिए सबसे पहले आपको इसमें से 0.5 को माइनस करना चाहिए, तो आपको वो प्रेशर मिलता
जो इस सॉलिड के टूटने से प्राप्त गैसों के कारण होगा। फिर उस प्रेशर को कॉफिशिएंट के रेशियो में डिवाइड करोगे। ओके, तो आप देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें से 0.5 को क्या करूंगा, माइनस, ये कितने का आया 0.34। अब इस 0.34 के 2 पार्ट कर दो, प्रत्येक पार्ट आया 0.17, तो 0.17 ये और 0.17। अब सुनना, बर्तन में अमोनिया इसके टूटने से 0.17 मिली है और 0.5 पहले से है, तो अमोनिया कुल कितनी हो गई बर्तन में, 0.6। ये देखिए अमोनिया का पार्शियल प्रेशर हो गया और ये H2S का पार्शियल प्रेशर हो गया। अब लगा दीजिए आप Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, दैट इज 0.67 इंटू 0.17। दिस इज योर आंसर। गॉट इट? ओके, ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों को करना है। ठीक है, आपने पहले ये बताओ, दी क्वेश्चन सॉल्व करने सब कुछ नहीं है, आपको अपनी गलती समझ में आई, गलती पकड़ में, आप गलती कहां कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, आप लोग इस प्रेशर को कॉफिशिएंट के रेशियो में डिवाइड कर लें। क्या ये प्रेशर इसके टूटने से प्राप्त गैसों के कारण है? नहीं, इसमें से 0.5 तो उसके कारण है जो पहले से अमोनिया उपस्थित है। सबसे पहले मैंने 0.5 को माइनस किया तो वो प्रेशर आया जो इसके टूटने से प्राप्त गैसों के कारण होगा। उस प्रेशर को मैंने कॉफिशिएंट के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब अमोनिया वो भी है, अमोनिया ये भी है तो दोनों सेम चीज, तो वो प्रेशर इस प्रेशर में ऐड हो जाएगा, तो ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया, Kp का एक्सप्रेशन लिखा, आंसर आ गया। ओके, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आप में दिमाग नहीं लगा, लेकिन अच्छा सवाल। ठीक, अच्छा तुम लोग मेरी एक बात बताओगे, मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं? लिख लिया है? अब बताना, अगर मैं कहता कि बर्तन में पहले से, सबने लिख लिया है ना? नहीं लिखा? अपने रफ कॉपी में लिखना चाहो लिख सकते हो कहीं पर, या कॉपी इसी पे कहीं लगा लो, लिख लो दबा के। ठीक है, सॉल्यूशन होने चाहिए। अंदर आ जाओ, किस तरीके से अंदर आ जाओ, ऐसे खड़े होकर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, जो पहले आ जाए वो बैठ लेगा, सीधा सा लॉजिक है। तभी मैंने आप लोगों से कहा था, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अब कोचिंग लेगा डिसीजन तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। हम एक आध दिन का समय और दे रहे हैं आपको, अदरवाइज फिर जो कोचिंग करेगा, जो मैनेजमेंट करेगा, फिर वो आपको मानना पड़ेगा। चलिए, हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने एक बात बताना, अगर मैं कहता कि बर्तन में शुरू में अमोनिया नहीं था, H2S था, क्या था, 0.5 एटमॉस्फेयर, तो माइनस तो तब भी करते, अब ये 0.5 इसके में नहीं, इसके में। बोलो हाय अल्लाह, बोलो हाय अल्लाह। तो बात समझ में आ रहा है ना? चल, तो क्वेश्चन नंबर 31 अक्सर बच्चे पूछते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। राइट बेटा, चले भाई आगे, चलो हटाते हैं, हटाओ, आ गया ये रहा। चलिए, क्या था, 45 71, अच्छा ठीक, चल हाँ ठीक है, 45 बता दें पहले, 45 देखो बेटा। अच्छा ये आओ देखते हैं, आराम देखते हैं। एट 550 केल्विन द Kc ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज 104, x प्लस वाई बराबर z। इसके लिए Kc है 104। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हाँ 104 है, अच्छा भाई
10 की पावर 4 है क्या? बेटा ये 10 की पावर 4 है, तभी तुम लोग को आंसर नहीं आया होगा, अब आ जाएगा। चलो फिर भी बता देता हूं। ओके, वो 104 लग रहा है लेकिन वो कितना है? 10 की पावर 4 है। हाँ, एट इक्विलिब्रियम इट वॉज ऑब्जर्व दैट, इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम पर एक्स का कंसंट्रेशन हाफ ऑफ वाई का कंसंट्रेशन है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जेड का कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना? अरे पागलो, अगर इसके कारण आंसर नहीं आया तुम्हारा तो कोई बात नहीं, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो गलत बात है। इसमें क्या है जानते हो तुम लोग? ये केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे छोटा वाला सवाल है। कुछ समझ में आया? तुम्हें बेटा इक्विलिब्रियम पर सीधे वैल्यू दे दी गई है। तुम लोग सोच रहे होगे वैल्यू कहां दी है, संबंध दिया है। अबे एक बात बता, माना इक्विलिब्रियम पर जेड की कंसंट्रेशन है ए, मान लिया। अब सुनना, अगर जेड होगा ए तो वाई भी क्या होगा? बोला करो ए, और एक्स क्या हो जाएगा? ए बाई 2। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अरे मेरे भाई तुमसे पूछा क्या इन्होंने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, मतलब कुल मिलाकर वो ए की वैल्यू आपसे पूछ रहे। लगा दो केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। केसी दिया है 10 की पावर 4, जेड की कंसंट्रेशन ए हो गई है, एक्स की कंसंट्रेशन ए बाई 2 चला गया ऊपर, और वाई की कंसंट्रेशन हो गई है ए। बोलो हाँ या ना? आपसे ए की वैल्यू वो पूछ रहे हैं बच्चों, तो एक ए से एक ए तो क्या हो गया? कैंसिल। तो दूसरे ए की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -4 मोलर। ओके, और जो ए की वैल्यू है वही तो जेड की कंसंट्रेशन आपने मानी थी, तो आंसर आएगा 2 इंटू 10 की पावर -4। फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो ये बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे छोटा वाला सवाल था, क्योंकि वैल्यूज आपको सीधे किस पर दी गई हैं? इक्विलिब्रियम पर दी गई। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। बच्चे काफी क्लोज बैठे हैं, प्लीज मास्क लगाकर बैठिए, क्योंकि जो है फिर कुछ अगर हुआ गया तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। जो बच्चे सिंसियर हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, वो लगातार मास्क लगा के देखिए बैठे हैं, है ना। और जो सिर्फ मस्ती करने आए हैं सिर्फ वही मास्क उतार के बैठते हैं। हम कई बार कह चुके हैं हेल्थ में डिस्टर्ब हुआ तो खेल सब खराब हो जाएगा। बेटा इसके बाद क्या था बेटा? परीक 57 पहले आएगा, अब आज मत करिए। 57, हाँ ये भी सवाल अच्छा सवाल है, कर सकते थे आप लोग। मैं इसको हटा दूं? देखिए 57 वाला क्वेश्चन क्या था, देखिए बेटा, कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, और इस रिएक्शन का बेटा केपी आपको दिया है 8 इंटू बोलो 10 की पावर -2, और एक दूसरी रिएक्शन दी है CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड बराबर ट्वाइस CO गैस, और इसके लिए केपी का वैल्यू दिया है 2। अच्छा, आपको बेटा कैलकुलेट क्या करना है? आपको इन दोनों की हेल्प से
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को कैलकुलेट। बोलो हाँ या ना? अब वेरी सिंपल। क्या बेटा? अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई बात नहीं, ठीक है, ये लो, ठीक है। चलो अब सब लोग जरा देख ले बेटा, सब लोग देख ले। तुम बेटा एक बात बताओ, पहली वाली रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये दोनों तो सॉलिड है, हमारे किसी काम के हैं नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली रिएक्शन से ये क्लियर होना चाहिए कि Kp इज सिंपली इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो हाँ या ना? और दूसरी रिएक्शन से ये क्लियर होना चाहिए, ये Kp कर दे रहे हैं और ये Kp डैश कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी रिएक्शन से ये क्लियर होना चाहिए कि Kp डैश इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अभी भी नहीं समझ पाए? अभी भी नहीं समझ पाए? सवाल में कुछ था ही नहीं पागल। तो मैं सिंपल इस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की जगह Kp को रख देना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO को कैलकुलेट करना है। बोलो हाँ या ना? ओके, तो यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO आ जाएगा Kp इंटू Kp डैश का अंडर रूट। बोलो आया कि नहीं आया? वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। Kp है 8 इंटू 10 की पावर -2, Kp डैश है 2, 8 दूनी 16, 16 का अंडर रूट 4 और 10 की पावर -2 का अंडर रूट 10 की पावर -1, तो वैल्यू आ गई 0.4 एटमॉस्फेयर। दिस इज योर आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। दो इक्वेशंस आपको दी गई थी। पहली वाली के Kp से CO2 का पार्शियल प्रेशर आ गया, जिसको आपने दूसरी वाली में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO आ गया। बेटा मैंने इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट किया है Kp, ठीक है? ओके, राइट। हटा दे इसको। 57 का बड़ा क्या था? 70, ठीक है। चले, संडे की टेस्ट की तैयारी चल रही है, कुछ SW कर रहे हो पीछे का अपने मन से? टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूमेट्रिक और पीरियोडिक टेबल तैयारी चल रही है। पीछे के टॉपिक को बच्चों पढ़ते रहो, ध्यान रखिए, थकना मना है, हारना मना है। क्लियर? लगे रहिए, पिले रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अगले 4 महीने अपने भविष्य को बनाने के लिए दे दीजिए, अदरवाइज सोना तो बेटा जिंदगी भर है। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, सोने के छोटे छोटे बिस्किट आपको हर समय प्राप्त होंगे। जो उनको छोड़कर आगे बढ़ेगा उसी को वो बड़ा वाला खजाना प्राप्त होगा। तो अब चाहे तुम ये सोने के छोटे छोटे बिस्किट बटोर लो या फिर उस भविष्य के बड़े से खजाने को पालो, तुम्हारे ऊपर। एक सिस्टम होना चाहिए। मैं सुबह उठा हूं, उठने से पहले तुरंत एक अपना अपना तरीका है, पेन लिया, कॉपी लिया, सिर्फ आज का शेड्यूल तैयार किया, बस हफ्ते भर का शेड्यूल ना बनाओ, तो आज का शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो बस। आज ऐसा करेंगे, आज बायोलॉजी में ये वाला चैप्टर है, इसके 4 पन्ने पढ़ लेंगे, फिजिक्स में 10 सवाल लगा लेंगे और केमिस्ट्री में मोल को रिवाइज कर लेंगे। बस भाई, पीछे का इतना काम है। संडे को टेस्ट है ना, इसलिए पर डे सुबह उठे, पेन पकड़ा, कॉपी पकड़ी, आज का शेड्यूल तैयार किया, दैट्स इट। कोई बड़ी चीज नहीं होती है कि 10 मिनट आप दे दोगे शेड्यूल बनाने में, कुछ नहीं। हाँ भाई ठीक है, इतने बजे कोचिंग है, मैं इतने बजे आ जाता हूँ, खाना खा लेंगे और फिर ये पढ़ लेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। पर डे का शेड्यूल बनाना है, उसको फॉलो करना है, और ऐसा एक दिन नहीं, अगले 150 दिनों तक ऐसा करना है। ठीक है? तो पिले रहिए बेटा, अपना काम बस करते रहिए। राइट? हटा रहा हूं मैं इस सवाल को।
अगला सवाल बच्चा बोल रहा है 71 71 क्या है भाई? द वैल्यू ऑफ के फॉर द रिएक्शन 2A + B = C at 800 Kelvin is 20 under a total pressure of 10 atmosphere. The value of K at 800 Kelvin is, अरे मूर्खों, K का वैल्यू सिर्फ कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? मोड ऑफ राइटिंग द रिएक्शन, स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और टेम्परेचर। क्या किसी चौथी चीज पर डिपेंड करता है? क्या केसी इन तीन के अलावा किसी चौथी चीज पर डिपेंड करता? नहीं। प्रेशर पर करेगा? नहीं। वॉल्यूम पे करेगा? नहीं। तुम्हारे ऊपर करेगा? नहीं। बगल वाली पे करेगा? नहीं। कंसंट्रेशन पे करेगा? नहीं। केसी और केपी सिर्फ तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं: रिएक्शन को लिखने का तरीका, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट और टेम्परेचर। अगर ये तीन चीज कांस्टेंट है, तुम कुछ भी चेंज कर लो, केसी या केपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 800 केल्विन आपने फिक्स रखा है, तो पहले भी केसी 10 था और बाद में भी केसी क्या था? 20 था और बाद में भी केसी 20 रहे। कोई प्रॉब्लम? सवाल कह रहा है 800 केल्विन 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केसी की वैल्यू 20 है, तो बताओ जरा 800 केल्विन 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर केसी की वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? तुमने टेम्परेचर को क्या रखा? अबे तो तुम इसको 2 काहे कर रहे हो? 2000 कर दो तो भी के कितना होगा? 20 होगा। क्लियर? खत्म हो गया। इसके बाद 72। अच्छा 72 उसी के नीचे, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ एंड मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। वेट, डू यू रिमेंबर मैंने फ्यू पॉइंट के पहले ही एक पॉइंट लिखवाया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। रिएक्टेंट को डालोगे तो भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, प्रोडक्ट को डालोगे तो भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे H2 + I2 = 2HI। तुम T = 0 पर रिएक्टेंट लेते हो, प्रोडक्ट क्या होता है? अगर रिएक्टेंट को डालोगे तो भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, और अगर तुम T = 0 पर प्रोडक्ट को डालो, रिएक्टेंट को मत डालो, तो भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा। आप इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी स्टेबलाइज कर सकते हो और बैकवर्ड डायरेक्शन से भी स्टेबलाइज कर सकते। यही वो ग्राफ है। आप देखिए, इन्होंने डिकम्पोजिशन को दिखाया है, मतलब सामने देखिए, इन्होंने रिएक्शन ये ली है, इसका उल्टा लिया है। आप देखिए, एक जो ग्राफ ऐसे आ रहा है, सामने देखो, ये बोलो आ रहा है, ये किसका ग्राफ है? ये H2 + I2 का। अच्छा, तो ये वही वाली है सर। ओके, ये किसका? H2 +। ओके, और अगर H2 + I2 ये हो गया, HI वाला ये हो गया, और यहां पर आकर कांस्टेंट हो रही, इक्विलिब्रियम हो गया। तो आप देखिए, H2 और I2 को डालोगे तो भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, और HI को डालोगे तो भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा। दोनों डायरेक्शन से रिएक्शन को चलाया जा सकता है। यही रिएक्शन बता रहा है। पढ़िए, आंसर क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन। कहीं से भी इक्विलिब्रियम को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट ही दे रहा होगा। हमने आपसे कहा था ना, इसके ऊपर एक एनसीईआरटी का ग्राफ हम बताएंगे, ये वही क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ग्राफ है। तो रिवर्सिबल रिएक्शनों को कहीं से भी स्टेबलाइज कराया जा सकता है, फॉरवर्ड से भी और बैकवर्ड से।
यहां पर t बराबर 0 पर रिएक्टेंट होगा मैक्सिमम, प्रोडक्ट होगा 0, और यहां चालू कराओ तो प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम, रिएक्टेंट होगा 0। यहां चालू कराओगे तो भी इक्विलिब्रियम आएगा, और यहां से चालू कराओगे तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। क्लियर? ओके, ये डिनोट कर रहा है फॉरवर्ड को, और ये डिनोट कर रहा है बैकवर्ड। बात समझ में आ गया? और कोई सवाल था? इतने ही थे ना? लीजिए। अरे अदर डायरेक्शन का मतलब एनी डायरेक्शन। अदर मतलब जैसे आप लोग अक्सर यही मानते हैं डायरेक्शन, अदर का मतलब यहां से भी हो जाएगा। क्या आइदर ठीक है, लेकिन अदर भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपकी बात सहमत है। आपने ज्यादा सही इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर वो अदर भी लिख रहे हैं और किताब में अदर ही लिखा हुआ था तो भी वही ठीक है। अदर का मतलब है भाई हमारे लिए मेन डायरेक्शन कौन सी होती है? फॉरवर्ड। अदर का मतलब क्या हो गया? बैकवर्ड। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा जवानों आ जाओ। कुछ खत्म कर लिया था कल, पूरा चैप्टर रिवाइज भी करा दिया। हम लोग की दो छोटी छोटी हेडिंग्स रह गई थी। सबसे पहले हेडिंग पढ़ाना चाहेंगे ली, या इसके पहले पढ़ाना चाहेंगे रिलेशन बिटवीन, लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। संडे की तैयारी जोर शोर से करिए बेटा। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। एक छोटा सा रिलेशन है, देख लो जरा। मान लो कोई रिएक्शन दिया गया है एन बराबर एन ए, ठीक है, ओके। ये रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट है। ध्यान से सब लोग सुन लीजिए बेटा। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा आपको दिया जाएगा, ठीक। देखिए बेटा, तो अल्फा बराबर होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n-1 इंटू स्मॉल डी। बस अल्फा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n-1 इंटू स्मॉल डी। जहां पर बेटा कैपिटल डी होता है इनिशियल वेपर डेंसिटी। बेटा बोलो क्या होता है? अच्छा बेटा एक बात बताइए, इनिशियल का मतलब टी बराबर, और टी बराबर 0 पर बर्तन में सिर्फ क्या होगा? क्या होगा? और क्या तुम लोग भूल गए हो मोल कॉन्सेप्ट? वेपर डेंसिटी बराबर मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। याद है? अगर कैपिटल डी इनिशियल वेपर डेंसिटी को डिनोट कर रहा है तो इनिशियल का मतलब है रिएक्टेंट, मतलब कैपिटल डी डिनोट कर रहा है रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी को, तो इसको निकाला जा सकता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो कैपिटल डी इनिशियल वेपर डेंसिटी को डिनोट कर रहा है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बात करेंगे स्मॉल डी की। स्मॉल डी डिनोट करता है वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। ठीक है, इसलिए स्मॉल डी जो होता है बेटा ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन, always given in question। स्मॉल डी हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, और कैपिटल डी आप निकाल सकते हैं रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला हमने पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अच्छा
सुनना बेटा, मेरी बात सुनना, एक बात सुन लो। अगर मैं आपसे कहूं, प्लीज सुनिएगा, सुनिए, कि वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई करने पर मौलिक मिल गया क्या? सही करो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? सही करा रहे हो, कोई है नहीं? क्या मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है? कैमरा हिल गया, जरा बेटा ऊपर आ जाओ। मतलब अभी तक चिल्ला के रिवाइज कराया तब हिला देते, जब पढ़ाना चालू किया तुमने कैमरा हिल गया। खैर कुछ नहीं, हो सकता है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने इस रो से हुआ होगा, है, चलो कोई बात नहीं, कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया गया। आने दो, ये चीज दिखाई पड़ रही है? इधर देखो, इधर देखो। आपने बोला कि अगर वेपर डेंसिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। सुनना बेटा, सुनना, कैपिटल डी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी है, 2 से गुणा किया तो एक जेन्युइन मॉलिक्यूलर वेट आया, जेन्युइन उसका। लेकिन सुनना, सोचो सोचो सोचो, स्मॉल डी तो इक्विलिब्रियम पर वेपर डेंसिटी है, और इक्विलिब्रियम कोई एक सब्सटेंस नहीं है, वो तो एक पोजीशन है जिसमें रिएक्टेंट भी होगा, प्रोडक्ट भी होगा। बोलो हाँ या ना? तो सोच के बताना, अगर मैं स्मॉल डी में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो कोई जेन्युइन नहीं होगा, उसे हम कह सकते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते? बोलो, मेरी बात से सहमत हो? समझना, हम समझाएंगे। कैपिटल डी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर वेट रिएक्टेंट का आएगा। रिएक्टेंट इज ए जेन्युइन पर्सनालिटी, राइट? सोचो, अगर स्मॉल डी में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो वो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो इक्विलिब्रियम पर आएगा, और इक्विलिब्रियम कोई एक पर्सनालिटी नहीं है, वो तो एक पोजीशन है जिसमें रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। इसलिए ध्यान रखिए, स्मॉल डी में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। क्या कहते हैं? या तुम उसको कह सकते हो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। बोलो क्या कह सकते हो? बोलो क्या कह सकते हो? तो बेटा एक बात ध्यान रखना प्लीज, सामने देखिए बेटा, अंकित थोड़ी थोड़ी देर में यहां पर आते रहा करो, है ना? तो बेटा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट बाई 2? हमसे सहमत हो कि नहीं? हमसे सहमत हो कि नहीं? और इसी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट को आप कह सकते हो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, राइट? और इसको तुम कह सकते हो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। कोई जो चीज तुम एटॉमिक वेट को जोड़कर कैलकुलेट कर रहे हो तो नाम दे दिया कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट, और इसको नाम दे दिया एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। क्या तुम लोग इससे सहमत हो कि मैं इसको एबनॉर्मल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर किसी जेन्युइन पर्सनालिटी का मॉलिक्यूलर वेट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम पर मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और इक्विलिब्रियम कोई एक पर्सनालिटी नहीं है। इक्विलिब्रियम तो एक पोजीशन है जिस पर रिएक्टेंट भी होता है और प्रोडक्ट भी होता है। इसलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो बच्चों एक बात बताओ, जैसा कि मैं कह रहा हूं
कि स्मॉल डी हमेशा क्वेश्चन में, बोलो, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, स्मॉल डी की वैल्यू डायरेक्ट दे देता है, और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट दे देता है। 2 से डिवाइड करना, स्मॉल डी आ जाएगा, स्मॉल डी को यहां रखना, अल्फा आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया पॉइंट? चलो लिख लो, कुछ लिखना चाहो तो लिख, बताओ समझ में आया? इसको ऑब्जर्व क्यों कह रहे हैं, एब नॉर्मल क्यों कह रहे हैं? अच्छा, ओके, ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक और छोटी सी बात है, उसको और देख लो, फिर लीचेटेलियर में चलते हैं। बता दें तो अल्फा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। कैपिटल डी क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है, वो तुम लोग हमेशा निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 2। बोलो हाँ या ना? स्मॉल डी हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, या तो डायरेक्ट दे दिया जाएगा या फिर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा, उसमें 2 से डिवाइड कर देना तो डी आ जाए। क्लियर हो गया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? हाँ, रुक जाओ यार, खत्म कहाँ हुआ अभी? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अच्छा, मैंने बोला अभी एक छोटी सी बात और बतानी है, खत्म करें इसको, खत्म करें, सुनो जरा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहां पर n क्या है, कोई बोलेगा नहीं, तो यूजली हम आंसर देंगे जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि n इज द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यही समझ में आ रहा है? सुनना, लेकिन ऐसा नहीं। अगर ध्यान से देखें तो आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कि n प्रोडक्ट के वो मोल्स हैं जो 1 मोल रिएक्टेंट के टूटने से प्राप्त हुए। कितने मोल से? 1 मोल रिएक्टेंट के टूटने से जितने मोल प्रोडक्ट के प्राप्त होंगे, दैट इज कॉल्ड n। नहीं, फॉर एग्जाम्पल बात समझना, हम पहले इसको लिख लिया तुम लोगों ने? अच्छा, तो आप इसी के नीचे लिखिएगा, ठीक है? क्या लिखेंगे इसके नीचे? देखो, लास्ट पॉइंट और देख लो इसका। इसके नीचे लिखेंगे n। व्हाट इज n? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट obtained by dissociation of 1 mole reactant। 1 मोल रिएक्टेंट के टूटने से जितने मोल प्रोडक्ट के मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड n। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोच के बताइए, अगर मैं कोई रिएक्शन ये लिखकर दे दूं तो बताओ n बराबर क्या रखोगे? 3 या 1.5? बोलो बोलो। 2 मोल के टूटने से मिला 3 मोल, तो 1 मोल के टूटने से 1.5। बात बड़ा क्लियर हो रही है? ओके, तो व्हाट इज n? 1 मोल रिएक्टेंट के टूटने से जितने मोल प्रोडक्ट के मिले, दैट इज n। ठीक, अब लगाना जरा दिमाग। क्या लगाना? दिमाग। ठीक है, सोच के बताना, सोच के बताना। थोड़ा सा छुपा दे रहे हैं, छुपा दे रहे हैं। n समझ में सबको आ गया? अब देखिए, बहुत ही अच्छी सी बात मैं लिखवाता हूं यहां पर, उसको समझिएगा जरा, समझना। क्या तुम लोग डेल्टा n से फैमिलियर? डेल्टा n क्या होता है? प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट।
बोलो हाँ या ना। सोचना, मैंने बोला कोई रिएक्शन है जिसके लिए डेल्टा एन 0 है, क्या है? मतलब प्रोडक्ट के कोएफिशिएंट रिएक्टेंट के बराबर होंगे, पक्का। तुमसे क्वेश्चन है, इस रिएक्शनों के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, कौन बताएगा क्यों? अब वो जो पढ़ेंगे वो तो बताए, रुक जाओ, हट, सोच लो। मैंने बोला ऐसी रिएक्शनों के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्सप्लेन करिए। कौन करेगा? ये सब वही है जो हमसे पढ़े हुए, कुछ और लोग बताओ। डेल्टा एन 0 ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्यों? चलो बताओ, जिसको बताना है बताओ। चलो अदिति बताएगी, बताओ, तुम ही बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? एक बहुत सिंपल सी बात है भाई, डेल्टा एन 0 का मतलब ये हुआ कि जो यहां लिखा होगा, मान लो लिख दे x, वही तो यहां लिखा होगा, बोलो हाँ या ना, तभी डेल्टा एन 0 होगा। अब सोचना, n क्या होता है? एक मोल रिएक्टेंट के टूटने से प्राप्त प्रोडक्ट के मोल, x मोल से प्राप्त हुए x, तो एक मोल से प्राप्त हुआ तो n की वैल्यू, और n की वैल्यू यहां 1 रखोगे तो समथिंग अपॉन 0 बराबर इनफाइनाइट। n की वैल्यू 1 रखने पे 1 माइनस 1 0, और किसी चीज में 0 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा। अबे क्या अल्फा इनफाइनाइट हो सकता है? अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 100%, पूरा का पूरा टूट गया, क्या इनफाइनाइट पॉसिबल है? इसलिए ध्यान रखिए, जब बच्चों को ये चीज समझ में आती है तभी बच्चों को ये चीज समझ में आती है। स्मॉल n क्या है? फिर से बोलो, प्रोडक्ट के वो मोल जो एक मोल रिएक्टेंट से प्राप्त हुए। अब अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। अदरवाइज अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो यहां पे लिखो, एक स्टार लगाकर लास्ट में लिख लो, फॉर रिएक्शन डेल्टा एन बराबर 0, फॉर रिएक्शन डेल्टा एन बराबर 0, दिस फार्मूला इज not valid, otherwise n is equal to 1 and alpha become, बोलो, infinite, which is not possible. क्लियर? ओके, जोड़ देना, ठीक है। वैसे ऐसे सवाल आएंगे नहीं, ये मेनली जो होता है सिंगल के लिए ही रहता है। अगर दिए भी हो तो क्या कर दोगे? जोड़ दो। बड़ा क्लियर हो गया? ठीक है, हटा रहा हूं उसको। देखो बेटा, एक बात है, मेन बस एक ये फार्मूला होता है जो मेन तुम्हें क्या होना चाहिए याद। और जो मैंने दो बातें बताई थी, कैपिटल डी क्या होता है और स्मॉल डी क्या होता है, ठीक है? जानते हो, तुम कोई भी क्वेश्चन लगाकर देख लेना यार, कोई भी, हमेशा रिएक्टेंट के स्थान पर लिखा होता है 1, हमेशा। तुम कोई भी सवाल लगाकर देख ले, तो ज्यादा टीचर्स इस पे बच्चों को कंफ्यूज नहीं करते, ठीक है? पूरा खेल चुपचाप होता है, कैपिटल डी होगा, स्मॉल डी होगा, एन की वैल्यू होगी, और सीधे तुमसे पूछेंगे अल्फा की वैल्यू बताओ।
फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आता है, दैट्स इट। एक हमने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया कि मान लो कभी सवाल आ जाए कि इस रिएक्शन पर मान लो कभी आ जाए, रेयर है, क्या ये फार्मूला वैलिड होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? 0, और डेल्टा एन अगर 0 तो अल्फा हो जाएगा इनफाइनाइट, बस। ठीक है, चलो अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, लास्ट स्टेप है हम लोगों का, दैट इज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। हिंदी में कहते हैं लासा तेलिए का नियम, लासा तेलिए का नियम हिंदी में। आज थोड़ा सा सरदर्द भी कर रहा है, कल रात भर चला हल्का सा फीवर, कल रात को पता नहीं कैसे आ गया, थोड़ा दूर रहना। हल्का सा कल रात को ऐसा हरारत सी लग रही थी, शायद थकावट के कारण थी। सरदर्द बहुत तेज कर रहा अभी भी। ठीक है, अगर हमें कोरोना हुआ तुम्हारा ही लॉस है, हम तो ठीक ही हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तुम्हारे 10-15 हज़ार रुपये वो ठुक जाएंगे फर्जी के। सुना बेटा, थोड़ा सा सरदर्द हो रहा है, जैसा सामने देखो। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुनो। ली चैटेलियर प्रिंसिपल हमसे कहता है, पहले सुनते हैं फिर लिखवाते हैं। अगर किसी इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करें, क्या करें? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम जो होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। न रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, न प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, दोनों कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई थी, क्योंकि रेट ऑफ बोथ डायरेक्शन बिकम इक्वल। दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सुखी जीवन जी रहे थे, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो चुका था, इक्विलिब्रियम स्थापित हो चुका था। अब ली चैटेलियर साहब ने कहा, अगर इस इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करें तो ये इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट। जब ये इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है तो सीधा सा जवाब है, रीस्टेबलाइज ये तभी होगा जब तुमने जो छेड़खानी करी है वो छेड़खानी क्या हो जाए? कैंसल हो जाए। यस, यही है ली चैटेलियर प्रिंसिपल। सुनना, जब किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके द्वारा की गई छेड़खानी कैंसल आउट हो जाए, नलीफाइड हो जाए, खत्म हो जाए, तभी इक्विलिब्रियम वापस से क्या हो जाएगा? रीस्ट। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि जब भी किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जाता है तो इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है जिससे आपके द्वारा की गई छेड़खानी कैंसल आउट हो जाए। क्या हो जाए? क्योंकि छेड़खानी जैसे ही कैंसल आउट होगी इक्विलिब्रियम वापस से रीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? जैसे लिखवाएंगे बाद में, फील करो। जैसे मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, गए और जाके एक कटोरी रिएक्टेंट बर्तन में डाला है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, भड़बड़ाने लगा। अब वो अपने आप को रीस्टेबलाइज करना चाहता है। रीस्टेबलाइज तभी कर पाएगा जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करने के लिए इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा
तभी तो रिएक्टेंट ज्यादा खत्म होगा, और जब रिएक्टेंट ज्यादा खत्म होगा तभी तो इक्विलिब्रियम रीस्टेबलाइज होगा। मतलब तुमने रिएक्टेंट को डाला तो इक्विलिब्रियम इसको खत्म करना चाहेगा अपने आप को रीस्टेबलाइज करने के लिए, तो कहां शिफ्ट होगा? जैसे तुमने प्रोडक्ट को एक कटोरी भर के डाल दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टेबलाइज करना चाहेगा, ये तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट वापस से, और ये कम कैसे होगा? जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट। मतलब प्रोडक्ट डालने पर इक्विलिब्रियम फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना? यस। मान लो तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम वापस से चाहेगा अपने आप को रीस्टेबलाइज करना। ये तभी पॉसिबल है जब बढ़ा हुआ ये प्रेशर, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर प्रेशर क्या हो रहा हो? कम हो रहा। और तब तक शिफ्ट होगा जब तक ये बढ़ा हुआ प्रेशर वापस से घट ना जाए। और सुनते रहो। तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, वो अपने आप को रीस्टेबलाइज करना चाहेगा। रीस्टेबलाइज तभी होगा जब बढ़ा हुआ ये टेम्परेचर वापस से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में भागेगा जहां पर टेम्परेचर कम हो। क्या हो? तभी तो ये बढ़ी हुई चीज घटेगी। तो इस डिस्कशन से, 5 मिनट के इस डिस्कशन से 2-3 बातें निकल के आ रही हैं। बात नंबर 1, अगर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीस्टेबलाइज करना चाहेगा। बोलो क्लियर हुआ? बात नंबर 2, ये रीस्टेबलाइज अपने आप को तभी कर पाएगा जब इम्पोज्ड इफेक्ट कैंसल हो जाए। क्या हो जाए? इम्पोज्ड इफेक्ट का मतलब है तुमने जो छिड़खानी करी है वो कैंसल हो जाए, और वो कैंसल तभी होगा जब इक्विलिब्रियम उसका अपोज करे। तुमने बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम क्या करे? घटाए। तुमने घटाया तो इक्विलिब्रियम क्या करे? जब मैं इतना सार अपने बच्चों को बता देता हूं तो सीधे देहाती भाषा में एक लाइन बोलता हूं। ये तो किताबी भाषा होगी। देहाती भाषा में एक लाइन बोलूंगा, तुम्हारी स्पीड 100 गुना बढ़ जाएगी। देखना, तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। दैट्स इट। तुमने रिएक्टेंट बढ़ाया, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को घटाना चाहेगा, और रिएक्टेंट तभी घटेगा जब रिएक्शन। तुमने रिएक्टेंट बढ़ाया, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को घटाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो। तुमने प्रोडक्ट को बढ़ाया, इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट को घटाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट। तुमने प्रेशर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम प्रेशर को घटाना चाहेगा। तो तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा। और इसी चीज को मैं ऐसे भी लिखवाता हूं कि इक्विलिब्रियम जो करे तुम उसका उल्टा। क्लियर? तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, किताबी भाषा लिखवा दे रहा हूं, फिर मैं ये अपनी देहाती भाषा लिखवाऊं। तो लिखेंगे, ली जतेलिम लिखेंगे। देखो बेटा, किताबी भाषा में लिख लेते हैं। एन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब by change in concentration, temperature, pressure, volume, or addition of inert gas. Then equilibrium shift itself in that direction where
द इम्पोज्ड इफेक्ट कैंसल, where the imposed effect cancelled. ओके, समझ में आ गया? अगर तुमने किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में जाने लगेगा जहां पर जाने से इम्पोज्ड इफेक्ट कैंसल हो जाए, नलीफाइड हो जाए, और फिर से इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? रीस्टेबलाइज हो जाएगा। ये किताबी भाषा होगी। अब देहाती भाषा क्या लिखेंगे? लिखो, तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हें किसी के प्रभाव को खत्म करना है तो जस्ट उल्टा ही तो करना पड़ेगा। कोई चीज बढ़ रही हो तो तुम उल्टा करोगे ना, घटाओगे, तभी तो इम्पोज्ड इफेक्ट कैंसल होगा। तो तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा, या इक्विलिब्रियम जो करे तुम उसका उल्टा करोगे। ये सब अभी समझाएंगे। इस लाइन का मतलब भी थोड़ी देर में समझाएंगे। बस ये है लीच तैलियर, खत्म हो गया। किताबी भाषा पे मत जाओ, देहाती भाषा को समझो। तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा, या इक्विलिब्रियम जो करे तुम उसका उल्टा कर देना। स्पीड देखना कितने गुना बढ़ जाएगी, अभी देखना स्पीड जरा। सवालों को जरा आने दो, ठीक? लिख लिया? चल, अब मैं अपने छात्रों को 1 बाय 1 इन सारी चीजों को चेंज करके लीच तैलियर को समझाने का प्रयास करूंगा। 1 बाय 1 तैयार है सब लोग? देखिए, ये लिख लिया, हटाओ, हटा बेटा इसको। ओके, चल, ओके। देखो बेटा, जैसे पहला फैक्टर कंसंट्रेशन, सुनना बेटा जरा। जैसे मान लो मैंने कोई रिएक्शन दिया, ए गैस प्लस बी सॉलिड बराबर सी गैस। जब मानो होमोजीनस या हेट्रोजीनस, और अगर हेट्रोजीनस है सॉलिड का प्रभाव कि बेकार हमारे लिए हो गया। चलो देखो जरा, देखो लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है? हाँ, कि बोर्ड नहीं है, ये कंपटीशन है। सुनना, मान लो मैंने ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, आराम से बिल्कुल। तुम जो करोगे, तुमने ए को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम ए को, और ए को घटाने का मतलब रिएक्शन कहां भागेगी? कोई जरूरत नहीं है किताबी भाषा की। अभी अब और देखिएगा कितनी स्पीड बढ़ेगी, देखते चलिए बस। तुमने रिएक्टेंट को बढ़ाया, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट को घटाने का प्रयास करेगा, और रिएक्टेंट को घटाने का मतलब है रिएक्शन फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। यस, रिएक्शन फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना? क्लियर हुआ? कुछ सोचने ही नहीं है बेटा। इक्विलिब्रियम जो करे तुम उसका, ठीक? तो दूसरी लाइन मैंने लिखी थी कि तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा, पहली लाइन हो गई। और इक्विलिब्रियम जो करे तुम उसका, ये दूसरी लाइन भी थोड़ी देर में तुम्हें दिखाऊंगा, अभी परेशान ना होना। बताना बेटा, बताना। मैंने सी की कंसंट्रेशन को घटा दिया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? आवाज नहीं आ रही है। सी को, और सी कैसे बढ़ेगा?
जब रिएक्शन कहाँ जाएगी? अगेन रिएक्शन फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, मैंने ए को घटा दिया, रिएक्शन इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? ए को कहा जाएगी रिएक्शन? बैकवर्ड। रिएक्शन फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना? फटाफट खेल हो रहा है, अभी देखते चलिए, बस और बड़े बढ़िया बढ़िया खेल होंगे। एक आवाज में बोलना, जल्दी से बताना। बी को बढ़ा दिया, अच्छा बी को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम चाहेगा बी को सॉलिड है, नो इफेक्ट। ओके, खत्म हो गया, खत्म। एक लाइन से खत्म हो जाता है कि तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा। मेरे भाई, तुम्हें 12th में रिटन पेपर नहीं देना है ना? तुम्हें अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसे किताबी भाषा नहीं, पोरवाल भाषा का इस्तेमाल। ठीक है, आगे चलते हैं हुजूर। कंसंट्रेशन के बाद दूसरा प्रभाव में समझाने जा रहा हूं, हटा दे इसको। ठीक है, ओके, पक्का बेटा? गुस्सा तो नहीं हो जाओगे तो हमसे गुस्सा कभी मत होना। हम देखो बस ऐसी हंसी करके, हंसी मजाक के पढ़ाते है ना, और कोई हमारा कभी इंटेंशन नहीं होता है। ये सब क्लासें इतनी लंबी लंबी होती हैं, बच्चे लोग वैसे बड़ा परेशान रहते हैं, ये क्लास वो क्लास। और इस साल तो और जान लिए पड़े हैं टीचर लोग, सुबह शाम जान लिए पड़े हैं। तो खुश होके रहिए, खुश होके बैठिए, और टेंशन बेटा बिल्कुल मत लेना। आप लोग बहुत कीमती हैं, अपनी कीमत को पहचानो और उसके साथ साथ समय की कीमत को भी पहचानो। सिर्फ अपनी कीमत मत देखो, ओ माय गॉड कैसे लग रहा है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? अपनी कीमत के साथ साथ समय की कीमत भी पहचाननी पड़ेगी, तभी हमारा भविष्य अच्छा। ठीक है, हटाए इसको। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए मैं, आवाज नहीं, मैं दिखना चाह रहा हूं टेम्परेचर का प्रभाव। जैसे बेटा, क्या आप लोगों को मालूम है कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन कितने प्रकार की थी? 2, एक्सो और। देखिए कितने लोग को याद है, बोला मत। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, पक्का? मेरी एनर्जी ज्यादा है तभी तो मैं एनर्जी। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट की एनर्जी, और अगर एंडोथर्मिक है तो मेरी एनर्जी कम है तभी तो मैं एब्जॉर्ब करूंगा, मतलब मेरी एनर्जी कम है। राइट। एक्सोथर्मिक के लिए एंथैल्पी का साइन नेगेटिव, और एंडो के लिए ठीक है। अच्छा सुनो, अब मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो बेटा R बराबर P, बस देखना सब लोग, प्लस एनर्जी। प्लस एनर्जी का मतलब एक्सो या एंडो? एक्सो। बेटा मैं एक्सो तुम्हें समझा दे रहा हूं, एंडो तुम अपने आप समझ जाओ। बताओ, देखना, सुनो, बहुत ही आसान है समझना। एनर्जी निकल रही है, तो जहां पर एनर्जी निकले हम ये मान लेते हैं कि उस साइड का टेम्परेचर ज्यादा है। सीधा सा लॉजिक समझो बस, जिस डायरेक्शन में एनर्जी निकल रही है, एनर्जी ऐड हो रही है, हम मानेंगे उस साइड का टेम्परेचर ज्यादा होगा। एनर्जी निकलेगी, बर्तन गर्म हो जाएगा। तो हमने क्या मान लिया कि उस साइड का टेम्परेचर ज्यादा, तो उसके अपोजिट साइड का टेम्परेचर। खत्म करो बात, खत्म करो बात। ठीक, अब देखना, तुमने इस रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? टेम्परेचर को। तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया
इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम करना चाहेगा, और टेम्परेचर कम कहां है, बैकवर्ड में या फॉरवर्ड में? रिएक्शन फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। खत्म। क्यों परेशान हो रहे हो? रिएक्शन फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। किसी बच्चे को डाउट? बताना। मैंने टेम्परेचर कम किया, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को क्या करेगा बताओ? और टेम्परेचर ज्यादा कहां है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? तो रिएक्शन फेवर, बोलो बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, खत्म। तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होती तो यहां पर -E होता, तो यहां का टेम्परेचर क्या मानते, कम, और यहां का क्या मानते? ठीक है, चलो टेम्परेचर भी खत्म हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा हटा दो इसको, बहुत ही सिंपल है, लीचेटेलियर। लेकिन जानते हो नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीचेटेलियर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में इसी से आते हैं, क्योंकि जब भी नीट वालों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना होता है तो वो मैक्सिमम आयनिक इक्विलिब्रियम से बनाते हैं। पीएच, बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहां से बनाते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, है ना? हटा दे इसको। अगले बेटा हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो, फिर से सीधा सा लॉजिक है, तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। जैसे समझाने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। आइए देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो यही है कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को घटाना चाहिएगा। उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम भागेगा जहां पर प्रेशर कम हो। सवाल ये उठ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कहां का प्रेशर कम है, कहां का प्रेशर ज्यादा? देखिए बेटा, आप लोगों ने अभी अभी हमसे पढ़ा है गैसियस स्टेट, पीवी इक्वल टू, अगर सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मतलब जिस डायरेक्शन में मोल्स ज्यादा होंगे वहां का प्रेशर भी ज्यादा होगा। देखिए जरा, 2 और 1 3 मोल, यहां पर है 2 मोल। तो अगर बेटा यहां पर मोल्स ज्यादा होंगे तो हम यहां का प्रेशर भी ज्यादा मानेंगे, और अगर यहां पर मोल्स कम होंगे तो हम यहां का प्रेशर भी कम मानेंगे। दैट्स इट। ओके, तो देखिए जरा, अब तुम लोग बताओ, मैंने इस रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रेशर को कम करना। प्रेशर कम फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में है? तो रिएक्शन फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बताओ, सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किताबी भाषा क्यों पढ़े मेरे भाई, सब लोग पढ़ाते हैं, वो तो कुछ तो अलग होना चाहिए हम में। तो तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका, तुम लोग को मालूम है, अभी इसी की दूसरी लाइन मुझे एक्सप्लेन करनी है कि इक्विलिब्रियम जो करेगा तुम उसका। देखते हैं ये लाइन कहां पे काम करेगी, थोड़ी देर में आएंगे उस पे।
सबको समझ में आ रहा है? चल मेरे भाई बोल दे, मैंने प्रेशर कम कर दिया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? प्रेशर को बढ़ाना। प्रेशर ज्यादा फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? तो रिएक्शन फेवर, बोलो बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, ठीक है। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने कंसंट्रेशन देख लिया, हम लोगों ने टेम्परेचर देख लिया, हम लोगों ने प्रेशर। तीनों में आपने देखा कि आप जो कर रहे हैं इक्विलिब्रियम उसका जस्ट अपोजिट कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब यहीं पे लगे हाथ वॉल्यूम का भी देख लो। वॉल्यूम हम कुछ लिखवाते नहीं, एक बात समझो बस। वॉल्यूम देखो बेटा, वॉल्यूम में जब भी चेंज किया जा रहा हो, तुम लोग कभी भी वॉल्यूम के इफेक्ट को डायरेक्ट मत देखना। ये सेंटेंस मैं भविष्य में केमिकल काइनेटिक्स में भी बोलूंगा। वॉल्यूम को जब भी चेंज किया जा रहा हो, तुम वॉल्यूम को कभी डायरेक्ट मत देखना। सुनो मेरी बात, केमिकल इक्विलिब्रियम में यूजुअली जो रिएक्शंस होती हैं उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं? सॉलिड और लिक्विड को हम लोग हमें मतलब किससे है? गैस। अब देखना बेटा, गैस के वॉल्यूम को कम करना या वॉल्यूम को ज्यादा करना इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रेशर, इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रेशर। दिखाना चाहेंगे? दिखाना चाहेंगे। मैंने कहा इस सिस्टम के वॉल्यूम को बढ़ा दो। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? पिस्टन, और पिस्टन ऊपर जाने का मतलब प्रेशर क्या हो गया? मैंने कहा इस सिस्टम के वॉल्यूम को घटा दो, पिस्टन प्रेशर। तो एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जहां पर गैसों का खेल है, और गैसों के कारण वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रेशर। और तुम लोग ये भी देख रहे हो कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। बोलो हाँ या ना? इसलिए बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर वॉल्यूम को चेंज कर रहा है तो तुम दिमाग में सोचोगे प्रेशर। जैसे प्लीज देखिए, सिर्फ मैंने कहा एक रिवर्सिबल रिएक्शन एक बर्तन में चल रही है, मैंने उसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया तो तुम दिमाग में क्या सोचोगे? प्रेशर को। और प्रेशर को घटाओगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां प्रेशर है ज्यादा, हमेशा हमेशा। ठीक, मैंने बोला एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैंने उसके प्रेशर को उसके वॉल्यूम को घटा दिया तो दिमाग में क्या चलाओगे? प्रेशर बढ़ गया, रिएक्शन वहां जाएगी जहां का प्रेशर। दैट्स इट। तो मैं चाहूंगा कि मेरे छात्र इसके बगल में ये लिखे और चाहे तो इसके बगल में ये बना लें, तो आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम प्रेशर से कैसे कोरिलेट हो रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना हमेशा। इसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है। क्या बेटा? नहीं, कुछ नहीं करो, कहीं का भी चेंज करो। देखो बेटा एक बात ध्यान रखना, इनकी बात का उत्तर है। ठीक है, अच्छा सवाल है, लिख लो, पहले बताते हैं, लिखो बताते हैं। बोले सबने लिख लिया? तो प्रेशर को हम वॉल्यूम को हमेशा प्रेशर से कोरिलेट करके पढ़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा? अच्छा सुनो, भैया ने पूछा कि सर प्रेशर क्या ये जो बढ़ा रहे हो या जो घटा रहे हो सिर्फ रिएक्टेंट का करोगे क्या? अरे नहीं पागल, ये प्रेशर और वॉल्यूम जो होते हैं ना बेटा,
ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नहीं होते हैं, ये पूरे मिक्सचर के होते हैं। जस्ट लिसन टू मी डियर। हमने बोला इस पिस्टन को नीचे ले गए तो प्रेशर बढ़ गया। किसका बढ़ गया? पूरे सिस्टम का बढ़ गया। यहां पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं होता है। प्रेशर बढ़ाने का मतलब है सिस्टम का प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर घटाने का मतलब है सिस्टम का प्रेशर घट गया। प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तीनों चीजें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की नहीं होती हैं, ये तीनों चीजें सिस्टम की होती हैं। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है? कि रिएक्टेंट की बढ़ाई या प्रोडक्ट की बढ़ाई। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसी मॉलिक्यूल का नहीं होता, वो पूरे सिस्टम का होता है। यही छोटे छोटे डाउट होते हैं बच्चों के। समझ में आया सबको? भैया ने क्या पूछा, समझ में आया? इनका सवाल था, सर ये जो प्रेशर आप बढ़ा रही हैं, ये रिएक्टेंट का बढ़ा रही हैं, क्या प्रोडक्ट का नहीं बढ़ा सकते? मेरे भाई, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये किसी मॉलिक्यूल के नहीं होते हैं, ये पूरे सिस्टम के होते हैं। गॉट इट? क्लियर हो गया बेटा? वॉल्यूम को डायरेक्ट देखोगे या प्रेशर से कोरिलेट करा के? डायरेक्टली या इनवर्सली? ओके, अच्छा, हटाना चाहेंगे इसको? देखना जरा, देखना। अब देखो, इधर देखो। तुम लोग इतनी देर से पढ़ रहे हो कि तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका। अब सवाल है कि सर ने ये भी लिखवाया था कि इक्विलिब्रियम जो करे तुम उसका। ये कहां लगाते हैं? ये लगाते हैं क्वेश्चंस पर। किस पर? क्वेश्चंस पर। सुनना, सवाल तुम करोगे, पहले हमसे समझ लो। सुनना, मैंने बोला एक रिएक्शन है, समझेंगे सब लोग। 2R बराबर 3P प्लस एनर्जी। सब लोग समझना। दूसरी लाइन कैसे एप्लीकेबल होगी, स्पीड देखना तुम लोग जरा, स्पीड। पहले मुझे इतना बता दे मेरे भाई, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहां का टेम्परेचर, यहां का, अच्छा, यहां के मोल्स, बोलो भाई, अगर मोल ज्यादा तो यहां का प्रेशर भी, और यहां का प्रेशर। अब जरा देखना, तुम लोग वो तैयारी कर चुके हो, तुम लोग देखा होगा ऐसे सवाल बहुत आते हैं। क्या? टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशन बताओ जिस पर प्रोडक्ट की यील्ड अधिक से अधिक हो। एट व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। जवानों, प्रोडक्ट अधिक से अधिक बनने का मतलब है इक्विलिब्रियम कहां जा रहा? इक्विलिब्रियम कहां जा रहा? तो जो इक्विलिब्रियम करे तुम उसका। इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ा रहा, तुम प्रेशर कर दो। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को बढ़ा रहा, तुम टेम्परेचर कर दो। तो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एम राइट? ऐसे बहुत से सवाल आपको मिलेंगे, जो समझिएगा प्लीज। इधर देखिए, तुमने हैबर्स प्रोसेस सुना होगा। N2 प्लस 3S2 बराबर 2NS3। ये एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? अब सवाल आया, तुम्हारे नीट का सवाल है, यील्ड ऑफ अमोनिया इज मैक्सिमम एट। अगर तुम अमोनिया को ज्यादा बनाना चाहते हो, मतलब इक्विलिब्रियम कहां जा रहा है? बोलो। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाने का मतलब है टेम्परेचर को बढ़ाना चाहता है, तुम टेम्परेचर कर दो। प्रेशर को घटाना चाहता है, तुम प्रेशर कर दो। तो लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ। तो इक्विलिब्रियम जो करे तुम उसका, या तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका।
क्लियर? और फीलिंग डेवलप होगी जब मैं इसी सवाल को लैंग्वेज के रूप में दूंगा। लिखिए लिखिए, परेशान मत हुआ करो, जब हम बैठे हैं खड़े हैं अभी। लिखो, सवाल दिया, yield of ammonia in Haber's process that is N2 plus 3H2 बराबर, जगह कम पड़ेगी, in Haber's process is favored by, ऑप्शन सुनो, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। अब बताओ कुछ आंसर बोलो। yield of ammonia in Haber process is favored by, अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा फेवर कब करेगा? अच्छा मैं बताओ, अमोनिया का फॉर्मेशन का मतलब रिएक्शन कहां जाना चाहती है? बोलो सब लोग, फॉरवर्ड में। अब तुम जरा ये देखो, फॉर रिएक्शन वहां पे जा रही है जहां का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। तो रिएक्शन वहां पे जा रही है जहां का टेम्परेचर ज्यादा है, तो तुम टेम्परेचर क्या कर दो? एक पॉइंट आ गया। रिएक्शन वहां पे जा रही है जहां का प्रेशर भी क्या है? कम। तो तुम प्रेशर क्या कर दो? तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। द आंसर इज लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है? अदरवाइज बच्चे सोचते रहते हैं, अच्छा अमोनिया का फॉर्मेशन, अच्छा ये वहां जा रहा तो ऐसा कर दे। बच्चा बड़ा सोचता है, जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम वहां पे जा रहा है तो तुम उसका जस्ट क्या करोगे? उल्टा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को बढ़ाना चाहता है, तुम टेम्परेचर को कर दो कम। इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करना चाहता है, तुम प्रेशर को कर दो ज्यादा। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बोलो हाय या ना? बड़ा क्लियर हुआ? एक सवाल और दे दें, एक सवाल और हो जाए। आइए, ठीक है, सुनना। एक सवाल है, हटाने, हटाओ इसको। एक क्वेश्चन, ऑप्शन यही रहेंगे, ठीक है? हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, ऑप्शन यही रहेंगे। देखिए सब लोग, क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज फेवर्ड एट, और एटॉमिक हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कुछ ऐसे होता है। रिएक्शन होती है हाईली एंडोथर्मिक। पहले समझिएगा फिर करिएगा, हो सकता है कुछ बच्चों को ना मालूम। देखो, ये होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और अकेला जो आ गया एटॉमिक हाइड्रोजन। ये तो मालूम था। सुनना, ये एंडोथर्मिक क्यों है? सुनो बेटा, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में H सिंगल बॉन्ड H होगा। जब उस बॉन्ड को तोड़ोगे
तभी तो एटॉमिक हाइड्रोजन पैदा होगा। और बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी दोगे या एनर्जी मिलेगी? देने का मतलब एंडो या एक्सो? द प्रोसेस इज एंडो। अब मेरा क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर? सोच लो। पक्का? सोच लिया? लॉक किया जाए। अभी आप 50 लाख पर हैं, एक गलत उत्तर आपको भिखारी बना सकता है। सोच लो। फोर्थ आंसर देखना, देखना। अच्छा, तुम चाहते हो एटॉमिक हाइड्रोजन को बनाना। अच्छा, तुम फॉरवर्ड में जाना चाहते हो। कहां पर? अब देखना, प्रोसेस एंडो है तो यहां का टेम्परेचर क्या है? कम। रिएक्शन वहां पे जाना चाहती है जहां का टेम्परेचर कम है, तो तुम टेम्परेचर कर दो ज्यादा। वेरी सिंपल। किताबी भाषा पढ़नी नहीं है अपनी। ठीक, अब देखना, यहां पर 1 मोल है, यहां पर 2 मोल, तो यहां का प्रेशर क्या? रिएक्शन वहां पर जाना चाहती है जहां का प्रेशर ज्यादा है, तो तुम प्रेशर क्या कर दो? हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। द आंसर इज 4। कितने बच्चों ने 4 सोचा था? लंबे हाथ खड़े करें। कितने? 50 लाख। ये लो 50 लाख। तुमने आंसर मुंह से बोला, हमने पैसे मुंह से दे दिए। उसमें क्या है? ये कोई बात थोड़ी ना है भाई। एक बार क्या हुआ, आ रहे हैं, एक बार एक राजा के सभा में एक गाना गाने वाला, जिसने तानसेन टाइप के जो लोग थे पुराने वाले, गाना गाने वाला आया। सुनना मेरा। अब गाना गाने वाला जो है बहुत अच्छे अच्छे गाना गा रहा था। राजा को बड़ी खुशी मिल रही थी। उसने गाना गाया, हाँ भाई अब इस गाने वाले को 100 मुद्राएं सोने की दी जाए। गाना गाने वाला और खुशी के मारे पगला गया, और अच्छे अच्छे गाना। ठीक है भाई, इसको 100 गायें भेंट कर दी जाए। वो और खुश हो गया, और अच्छे अच्छे चिल्ला चिल्ला गाना गाने लगा। ठीक है, इसको जो है 200 एकड़ की जमीन दे दी जाए। अब मुंह पगला गया वो गाना गाने पे तुला हुआ। खैर समारोह खत्म हुआ तो अंत में फिर उसने कहा, जी महाराज जो आपने इनाम दिया, इनाम तुमने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तुम्हारे कानों को खुश किया, बात बराबर हो गई। तुम गाना गा गा के मेरे कान खुश कर रहे थे, हम इनाम दे देंगे तुम्हारे कान खुश कर रहे थे। 100 एकड़ जमीन, 1000 गाय दिए पड़े। तो वही है, तुमने मेरे कानों को खुश किया 4th आंसर देकर, मैंने तुम्हारे कानों को खुश किया 50 लाख देकर। ठीक है। और यहां पर एक कंफ्यूजन और भी क्रिएट हो रहा है। लाख बोला था मैंने, तुमने लाख सुन लिया है शायद। 50 लाख ता किसी को जेन्युइन में चाहिए तो आ जाएगा ना बाहर। अगर बस करो बेटा, बोलो नहीं, बोलो नहीं। ये हो अब जरा हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर हो गया? हटा रहे इसको। सो बेटा, ये देखो बेटा, एक बात बताओ, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, लास्ट बचा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। यहां जरा देखना, तुम लोग जरा ये बताओ, तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इक्विलिब्रियम जो करेगा तुम उसका, या इक्वली तुम जो करोगे इक्विलिब्रियम उसका? बस पूरा लीच-टेलियर प्रिंसिपल इसी पर आधारित है। जो सवाल चाहो वो लगा सकते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। देखिए बेटा, एक बंद बर्तन है
जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, इस बंद बर्तन में ऊपर से इनर्ट गैस को ऐड करते हैं, लाइक हीलियम, लाइक नियन। ये इनर्ट गैसें जो होती हैं वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, क्योंकि ये इनर्ट होती हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देती है। आज के 2-4 साल पहले की बात है, हम इनर्ट गैस को ऐड करा के पूरा डिटेल में इसको सॉल्व वॉल्व करके बच्चों को दिखाते थे। फिर मैंने देखा उसकी कोई नीड नहीं होती, तो अब मैं अपने बच्चों को डायरेक्ट इसका रिजल्ट दिखाता हूं। ठीक है, क्या है रिजल्ट, सुनना। तुम्हारे एग्जाम में इनर्ट गैस को 2 कंडीशनों पर ऐड कराया जाता है, 2 कंडीशनों पर। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर और दूसरा बेटा कांस्टेंट प्रेशर। मेरी बात ध्यान से सुनिए। कभी कभी इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करवाते हैं और कभी कभी इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड कराते हैं। सुनो मेरी बात, अगर इनर्ट गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करा रहे हैं तो इसका इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को डालोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। जब डिस्टर्ब ही नहीं होगा तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में जाने की बात ही खड़ी नहीं होती। इक्विलिब्रियम पर था, इक्विलिब्रियम पर है, नो प्रॉब्लम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। ठीक, ध्यान से देखिएगा। कांस्टेंट प्रेशर पर जब हम इनर्ट गैस को डालते हैं तो ध्यान रखना, रिएक्शन फेवर द डायरेक्शन, reaction favor the direction having more number of gaseous moles। किताबी भाषा नहीं है ये, किताबों में दूसरे तरीके से लिखा होता है। किताब वाले लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर रिएक्शन कहाँ जाएगी, वो किताब वाले लिखते हैं कि डेल्टा एन की वैल्यू निकालो। अगर डेल्टा एन पॉजिटिव तो फॉरवर्ड, नेगेटिव तो बैकवर्ड, 0 तो नो इफेक्ट। हम ये सब नहीं बताते। हमारा कहना है कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को डालोगे, रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर मोलों की संख्या ज्यादा है। दैट्स इट। डेल्टा एन निकाल कर क्यों समय बर्बाद करें मैं? फॉरवर्ड में मोल ज्यादा तो फॉरवर्ड में जाएगी, बैकवर्ड में मोल ज्यादा तो बैकवर्ड में जाएगी, क्या दिक्कत है? ओके, जैसे जैसे सामने देखिएगा सब लोग, जैसे ट्वाइस SO2 गैसियस, प्लीज देखते रहिएगा। ट्वाइस SO3 गैसियस बराबर ट्वाइस SO2 गैसियस प्लस O2 गैसियस। बेटा बोलो नहीं। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को डालोगे तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर डालोगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां मोलों की संख्या, कहां ज्यादा है मोल, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो यहां रिएक्शन फेवर करेगी फॉरवर्ड डायरेक्ट। बताओ बच्चों, स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कोई डेल्टा है तो नहीं निकालना है ना, ठीक बताना। N2 बराबर ट्वाइस NH3। इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे डालोगे, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, H2 प्लस I2 बराबर 2HI। कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस को डालोगे, रिएक्शन कहां जाएगी? कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि दोनों तरफ मोल्स क्या है, ना कहीं ज्यादा ना कहीं कम। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर भी
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, इतना नीचे तेलीर आपने हमसे पढ़ा, एक भी देखिए किताबी भाषा का प्रयोग नहीं किया। हम करते ही नहीं किताबी भाषा का प्रयोग, बहुत रेयर स्थिति में करते हैं, पर हर जगह आपको मेरी देहाती भाषाएं मिलेंगी जो आपके दिल को छुएंगी। तो अब क्या तुम लोग इसको देखकर एक बात मुझे यह बता सकते हो कि ऐसे कितने पॉइंट हो गए जिस पर इनर्ट गैस का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं? एक हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा हो गया जब दोनों तरफ मोल्स क्या हो बराबर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर भी कोई फर्क है। ठीक, अब देखो कुछ और, अभी हम पढ़ा रहे हैं तुम्हें सब दिख रहा है। एक हफ्ते के बाद बच्चा सिर्फ एक जगह कंफ्यूज होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर नो इफेक्ट था कि कांस्टेंट प्रेशर पर नो इफेक्ट था। बस बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर आता है कि किस कंडीशन पर नो इफेक्ट था, वॉल्यूम पर या प्रेशर पर। सुनना बेटा, इधर देखो, ये क्या है? बोलो क्या है? V फॉर वॉल्यूम। अगर इसमें हम एक डंडा खींच दें तो क्या बन गया? N फॉर नो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर नो इफेक्ट। याद हो गया? जीवन पर्यंत याद हो गया, मर जाओगे आत्मा के साथ जाएगा। ठीक है, V से क्या बना? N। V से क्या बना? कांस्टेंट वॉल्यूम पर नो इफेक्ट। क्लियर? तो किस पर इफेक्ट पड़ेगा? कांस्टेंट प्रेशर। तो V से क्या बना? N। वॉल्यूम पर नो इफेक्ट, प्रेशर पर इफेक्ट पड़ेगा और रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर गैसियस मोल्स ज्यादा है। राइट? अब भूल के दिखाओ तो जान जाए। भूल गए? ये सिर्फ तुम झूठ बोल रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप भूल जाए। फिर से बताओ बेटा, V से क्या बन गया? तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो इफेक्ट किस पर पड़ेगा? किस तरफ रिएक्शन जाएगी? ओके, आ जाओ बेटा, सामने देखेंगे। ये देखिए, आपने लीच टेलियर को खत्म